बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी वर्ल्ड। नाजरीन, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फ्लैट नंबर 125 से रात 12 बजे दिल दहला देने वाली चीखों की आवाज ने आसपास के फ्लैट के मकीनों पर खौफ सा तारी किया हुआ था। पूरी बिल्डिंग में उन चीखों से अजीब सी दहशत तारी हो गई थी। रोज रात 12 बजे से फजर तक वक्फे वक्फे से फ्लैट नंबर 125 से आने वाली 5 लड़कियों की चीखों के पीछे क्या माजरा था, ये आपको बताते हैं। 2 हफ्ते हो गए शिफ्ट हुए पर काम समेटने का नाम ही नहीं ले रहा। माहम बेड पर बैठते हुए आयशा से बोली, सही कह रही हो यार, मेरा तो थकन से बुरा हाल हो गया है। जोहा बेड पर लेटी शरारत से बोली। जोहा की बात पर माहम आयशा और अलीना उसे गुस्से से घूरने लगी। इन 5 बहनों में सबसे कामचोर जोहा ही थी। आपी, आप क्यों इतनी चुप सी हैं? जब से हम नए घर में आए हैं आप बहुत चुप सी रहने लगी हैं। सबसे छोटी अलीना निदा को खामोश पाकर बोली, जो सबके दरमियान खामोशी से बैठी। नहीं चंदा, ऐसी कोई बात नहीं है। निदा मुस्कुराकर छोटी बहन को टालते हुए बोली। रूही बेगम को अल्लाह ने 5 बेटियों से नवाजा था। सबसे बड़ी निदा, फिर माहम, आयशा, जोहा और फिर सबसे छोटी अलीना थी। अल्लाह ने बेटा कोई नहीं दिया था। अरशद साहब की अपनी 5 बेटियों में जान थी। रूही बेगम पहले ससुराल के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले ही वो इस नए घर में शिफ्ट हुए थे। 5 बहनों में इतनी मोहब्बत थी कि नए घर में भी 5 बहनों ने अपने लिए एक ही कमरा लिया। कुछ दिनों से सब महसूस कर रहे थे कि निदा जब से नए घर में आई है बहुत खामोश सी रहने लगी है। रात 3 बजे निदा की खौफ से घबराकर आंख खुल गई। 15 दिन से वो मुस्तकिल एक ही ख्वाब देखे जा रही थी कि वो दुल्हन का लाल लिबास पहने एक लड़के के पीछे भाग रही है जो दूल्हा बना हुआ है। वो उसके पीछे बुरी तरह से दौड़ती जा रही है। वो साइड टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी डालकर पीने लगी कि अजीब सी आवाज पर उछल पड़ी। रूही बेगम ने अपनी 5 बेटियों को शॉपिंग के पैसे दिए थे। निदा सारे के सारे एक ही रंग के लाल जोड़े ले आई। रूही बेगम हैरान थी क्योंकि वो जानती थी कि निदा को तो लाल रंग पसंद ही नहीं था। रात 2 बजे माहम की किसी के बोलने की आवाज पर आंख खोली तो सामने ड्रेसिंग टेबल के पास रखी कुर्सी पर निदा को बोलते पाया। लाल लिबास में सर पर दुपट्टा लिए हुए फुल मेकअप में वो किसी से शर्मा शर्मा कर निदा को बातें करता देखकर माहम का खौफ से बुरा हाल हो गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उठकर निदा के पास जाए। उसने अपने बराबर में लेटी आयशा को आहिस्तगी से उठाया। आयशा उठकर निदा के पास गई। कमरे की लाइट जलाकर उसने निदा को गौर से देखा जिसकी आंखें लाल हो रही थी। निदा, यहाँ क्या कर रही हो? उठो यहाँ से। आयशा निदा को इस हाल में बैठे देखकर गुस्से में बोली, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैं अपने दूल्हे से बात कर रही हूँ। अंधी हो क्या? जाओ जाकर सो जाओ। निदा चीखते हुए बोली। इस शोर से अलीना जोहा की भी आंख खुल गई कि निदा आपी को क्या हो गया है। अलीना जोहा का खौफ से बाजू पकड़ते हुए बोली। रूही बेगम भी घबराकर कमरे में आ गई थी। क्या शोर मचा रखा है इस वक्त तुम लोगों ने? अम्मी देखे ना, आपके दामाद आए हुए हैं और ये सब बदतमीजी कर रही हैं। निदा नाराजगी से बोली। अहमद, सलाम करो अम्मी को। निदा अपने बराबर में नादीदा हस्ती को देखते हुए बोली, अस्सलाम वालेकुम सास जी। भारी मर्दाना आवाज पर रूही बेगम चकरा कर रह गई। कल रात से रूही बेगम निदा को लेकर परेशान और खौफजदा थी। अरशद साहब से उन्होंने किसी रूहानी बुजुर्ग को निदा को दिखाने के लिए कहा था। आज निदा को लेकर उन बुजुर्ग के पास पहुंचे थे। अभी उन बुजुर्ग ने इस पर पढ़कर कुछ फूंका ही था कि निदा भारी मर्दाना आवाज में चीखी, खबरदार जो मेरी दुल्हन को कुछ कहा, मैं इसका दूल्हा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। ये कहकर वो बेहोश हो गई। अरशद साहब, आप गोश्त नहीं लाए? किचन में खड़ी रूही बेगम बोली। अरे आज सुबह ही तो लाया हूँ बेगम। अरशद साहब टीवी देखते हुए बोले। फिर से गोश्त गायब था। रूही बेगम परेशान खड़ी थी। रात प्यास की शिद्दत से रूही बेगम की आंख खुली तो कमरे में पानी खत्म देखकर वो किचन में आ गई। किचन से आती अजीब सी आवाज पर उनके कदम ठिठक से गए, मगर सामने के मंजर ने उनके पैरों के तले से जमीन ही खींच ली थी। माहम फर्श पर बैठी गोश्त को दोनों हाथों से नोच नोच कर खा रही थी।
उसके मुंह से खाते हुए बिल्लियों जैसी गुड़गुड़ाहट और आंखों में बिल्लियों जैसी चमक थी। मुंह हाथ पर लगे खून को वो अब हाथ से चाट रही थी। रूही बेगम मुंह पर हाथ रखकर खौफ से अपने कमरे की जानिब भागी। रूही बेगम को कमरे में यूं आता देखकर अरशद साहब की आंख खुल गई थी। उन्होंने सांस बहाल करते ही मियाँ के गोश गुजार सारा मामला कर दिया। दोनों मियाँ बीवी इस नई उफ्ताद से बहुत बुरी तरह से खौफजदा हो गए थे। रात 12 बजते ही निदा बाहर जाने के लिए छलांगे मारने लगती। मुझे जाने दो, मेरा दूल्हा मुझे बुला रहा है। दूसरी जानिब माहिम कच्चा गोश्त खाने के लिए मचलती रहती। रूही बेगम ने फ्रिज को ताला लगा दिया था। अम्मी, मुझे रोज ख्वाब में मायरा आपी दिखती हैं। वो मुझे एक गंदी गली में खड़े होकर बुलाती हैं। आयशा अपनी माँ से रोते हुए बोली, मैं तंग आ गई हूँ, रोज रात वो मुझे ख्वाब में बुलाती हैं। रूही बेगम खौफजदा सी अपनी तीसरी बेटी को देख रही थी। मायरा उनकी भांजी, जिसकी वफात को 10 साल हो गए थे, उस पर कुछ आसेबी असरात हो गए थे और उन्हीं असरात की वजह से उसकी जान भी गई थी। जोहा बेटा, घर समेट लो, देखो किस कदर फैला हुआ है। रूही बेगम अभी घर आई थी। आज वो सबसे तीनों बेटियों को उनके रूहानी इलाज के लिए ले गई थी। अरशद साहब भी ऑफिस गए हुए थे। अरे जोहा बेटा, समेट लो। रूही बेगम थकन से चूर सोफे पर लेटते हुए बोली, अच्छा समेटती हूँ। जोहा की आवाज पर वो चौंक कर उसको देखने गई, मगर जोरदार आवाज पर वो उछल कर बैठ गई। एक हाथ से जोहा कुर्सी उठाकर रख रही थी। इतनी जान जोहा में कैसे आ गई? वो इतना भारी सोफा उठाकर रख रही थी। रूही बेगम खौफजदा सी जोहा को देखते हुए चीखी, जोहा, ये क्या कर रही हो? अम्मी जान, घर समेट रही हूँ, मर्दाना आवाज में जोहा बोलती एक एक हाथ से चीजें उठाकर इधर उधर कर रही थी। रूही बेगम ने जोहा का खौफ से हाथ पकड़ा तो उसने एक हाथ से माँ को धक्का दिया, जिस पर वो काफी दूर जा गिरी। देखते ही देखते उसने पूरे घर का फर्नीचर उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। रूही बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। अब सबसे छोटी बेटी अलीना हर वक्त चीखती रहती कि मुझे कोई मार रहा है, कोई पकड़ रहा है। अरशद साहब और रूही बेगम दिनों में बूढ़े लगने लगे थे। 5 बेटियों की अजियत ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी थी। बहुत सी जगहों से इलाज करवाने के बावजूद कोई फर्क न आया था। अब रात 12 बजते ही निदा बाहर गेट की तरफ दौड़ने लगती कि अहमद आ गए। महम गोश्त खाने के लिए चिल्लाती। आयशा खौफ से डरकर चीखें मारकर उठ जाती कि मुझे जाने दो, मायरा आप ही बाहर खड़ी हैं। जोहा पूरे घर का फर्नीचर उठाकर फेंकने लगती और अलीना ये कहकर चीखती रहती है कि मुझे छोड़ो, मत पकड़ो। अरशद साहब और रूही बेगम 5 बेटियों की ये हालत देखकर इंतहाई परेशान थे। संभालते संभालते इनको निढाल हो जाते और यूं ही फजर होती और 5 बेहोश होकर गिर जाती। कैसी है आपकी बेटियों की तबीयत? बराबर वाले फ्लैट से महविश बेगम आई थी। बस वैसी ही है, रूही बेगम इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी। एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने तो, आपकी बेटी किसी अहमद का नाम लेकर रात के वक्त चीखती है। पता नहीं कौन अहमद है। महविश, मैं जानती हूँ मेरी बेटी की जिंदगी में कोई अहमद नाम का नहीं था, पर जब से यहाँ आए हैं तब से, ये कहकर वो अपने आंसुओं को रोकने लगी। महविश बेगम हमदर्दी से रूही बेगम को देखने लगी, जिनकी आंखों के नीचे अब गहरे स्याह हल्के वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। पर मैं जानती हूँ कि अहमद कौन है। महविश बेगम की बात पर रूही बेगम चौंक कर महविश बेगम को देखने लगी। नफीसा के शौहर का इंतकाल बहुत पहले ही हो गया था। उसके 5 बेटे थे। सबसे बड़ा अहमद, फिर रोहेल, फिर अली, नोमी और सबसे छोटा शान। नफीसा इसी फ्लैट में एक अरसे से मुकीम थी। अपने 5 बेटों के साथ पूरी बिल्डिंग को उससे बड़ी मोहब्बत थी। नफीसा के बेटों से वो 5 भी सबका बहुत ख्याल रखते थे। नफीसा अपने बड़े बेटे अहमद के लिए लड़कियां देख रही थी और फिर उन्हें निदा नामी लड़की अपने बड़े बेटे अहमद के लिए पसंद आ गई। पूरी बिल्डिंग अहमद की शादियों की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। बारात वाले दिन ही एक गाड़ी में 5 भाई एक साथ बैठे थे। रोहेल गाड़ी चला रहा था। चारों मिलकर अहमद को छेड़ रहे थे। अहमद की खुशी भी दीदनी थी। गाड़ी मैरिज हॉल से अब थोड़े ही फासले पर थी कि सामने से आते ऑयल टैंकर से टकरा गई। एक धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। एक कोहराम मच गया था। एक ही घर से 5 मैयतें एक साथ उठी तो नफीसा रश खाकर गिर पड़ी। हर आंख अश्कबार थी। थोड़े ही दिन बाद नफीसा का भी इंतकाल हो गया। उनका दिल इस बड़े सदमे को सहार नहीं पाया था।
महविश बेगम आंखों में आई नमी को साफ करते हुए बोली। उनको वो पांचों आज बेतहाशा याद आ गए थे। महविश बेगम के मियाँ ही एक बुजुर्ग को लेकर रूही बेगम के घर आए थे। पूरे घर को देखने के बाद वो लड़कियों के कमरे में बैठ गए। सब खामोश बैठे थे। आंखें बंद किए वो कुरानी आयात पढ़ रहे थे कि निदा में से आती मर्दाना आवाज पर उन्होंने आंखें खोल दी और अब वो निदा को देखने लगे। अहमद, तुम जाओ, इसको छोड़कर यहाँ से। बुजुर्ग के बोलने पर वो बोला, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरी दुल्हन है और हम भी नहीं जाएंगे यहाँ से। ये हमारा घर है, हमारा कमरा है। बाकी चारों लड़कियों में से भी मर्दाना आवाजें एक साथ बरामद हुई। देखो, तुम लोगों का अब इस दुनिया में कोई काम नहीं, तुम पांचों इनको छोड़ दो। तुम लोगों की मौत हादसाती थी, इसमें इन बेचारियों का क्या कसूर? तुम लोग तो सबसे इतनी मोहब्बत करते थे, फिर अपनी मौत का बदला इनसे क्यों ले रहे हो? तुम लोगों की मौत इसी तरह लिखी हुई थी, इसमें इनका क्या कसूर? अब ये घर तुम्हारा नहीं है, इनका है, इनको सुकून से रहने दो। तुम लोग तो इतनी मोहब्बत करने वाले थे, मत करो ऐसा। थोड़ी ही देर में यूं लगा जैसे पांचों लड़के रोने लगे हों। हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज, ये कहकर पांचों लड़कियां बेहोश होकर रह गईं। आज इस वाक़े को 5 साल हो गए। निदा और माहम की शादी हो गई है। अब कुछ दिनों बाद आयशा और जोहा की भी शादी होने वाली है। सब बहुत खुश हैं और फिर कभी इस फ्लैट से किसी ने चीखों की आवाज नहीं सुनी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।